नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2025 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है। बल्कि यूं कहिए कि जो लास्ट का 1 ईयर है, वहां पे इस फंड ने आपको लगभग 12% का लॉस बना के दिया हुआ है, जो कि अपनी कैटेगरी से भी बहुत खराब है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी बहुत ही खराब दिखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आने वाले टाइम में आपको इस फंड के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। वहीं पे अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि न्यूली मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए सटीक बैठेगा या फिर नहीं, तो इन्हीं दो क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल हो सकता है, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को काफी डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि साल 2026 में ये फंड आपके लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है, या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रोलिंग रिटर्न का, फिर बात करेंगे पोर्टफोलियो का, एंड लास्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इस फंड का रिस्क कंपोनेंट कैसा है, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना ज्यादा रिस्क लेते हैं या फिर कितना कम रिस्क लेते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ। बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो इस फंड ने साल 2026 में, यानी कि अभी 3 से 4 दिन हुआ है, तो इन 3-4 दिनों में रिटर्न बेहतर बनाया है, यानी कि इंडिकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। साल 2026 में लास्ट के 6 महीने में इस फंड का रिटर्न बेहतर नहीं है बल्कि खराब ही कह सकते हैं। लगभग 5% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से दोनों से ही खराब दिखने को मिलता है। एंड रैंकिंग 49th पोजीशन पे है, जो कि अगेन काफी वर्सनिंग कंडीशन रहा है इस फंड का पिछले 6 महीने में। सिमिलर सा स्टोरी है लास्ट के 1 ईयर का। लास्ट के 1 ईयर में इस फंड ने लगभग 12% का लॉस बना के दिया हुआ है, एंड अगेन इस टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी को अंडर परफॉर्म किया है काफी लंबे मार्जिन से, और रैंकिंग अगेन 48th पोजीशन पे है, विच इज अगेन वर्सनिंग कंडीशन इस फंड का। 3 साल की बात करें तो रिटर्न बेहतर दिखने को मिल रहा है 26.55% का, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से अच्छा आप कह सकते हैं। और इस फंड का जो रैंकिंग है ये भी काफी बेहतर दिखने को मिलता है। 6th पोजीशन है इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की अगर आप बात करते हैं। तो बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, 28.89% का, लगभग 29% का रिटर्न है, जो कि अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड रैंकिंग इसका नंबर 1 का है, यानी कि लास्ट के 5 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी में सबसे नंबर 1 का परफॉर्म करके दिया हुआ है। सिमिलर सा कहानी है पिछले 7 सालों का। यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो लगभग 24% के आसपास में है, एंड रैंकिंग यहाँ पे सेकेंड है, यानी कि 2 नंबर का इसका रैंकिंग दिखने को मिल रहा है। तो टॉप क्लास परफॉर्मेंस है 5 सालों में एंड 7 सालों में। पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 18.5% का है, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से 1.5% आप ज्यादा कह सकते हैं या फिर आधा % ज्यादा कह सकते हैं। एंड रैंकिंग देखे तो अगेन यहाँ पे भी काफी बेहतर ही दिखने को मिल रहा है। 6th पोजीशन है इस फंड का अपने कैटेगरी में, अगर आप बात परफॉर्मेंस का करते हैं तो पिछले 10 सालों का। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो इस फंड का रिटर्न लॉन्ग टर्म में बेहतर रहा है। 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में, इवन पिछले 3 सालों में इसका रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं रिसेंट पास्ट का, यानी कि 6 महीने से 1 साल के जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे रिटर्न बहुत ही खराब रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि साल 2025 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के लिए बेहद ही खराब गुजरा है। अब चलिए बात करते हैं इस फंड का रोलिंग रिटर्न का, यानी कि किसी एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सबसे खराब परफॉर्मेंस कैसा है
और सबसे बेहतरीन रिटर्न कैसा है, यानी कि अगर ये वर्स से वर्स कंडीशन में जो रिटर्न बना के देगा तो वो लॉस कितना बना के दे सकता है, और जब मार्केट बहुत फेवरेबल रहेगा तो उस केस में आपको प्रॉफिट हाईएस्ट कितना बना के दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस फंड का रोलिंग रिटर्न का। बात करें रोलिंग रिटर्न का तो हम लोग बात करेंगे 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का टाइम फ्रेम का। तो 1 साल में जो मैक्सिमम लॉस यानी कि जो मिनिमम रिटर्न है वो लगभग 13% के आसपास में है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है गाइस वो लगभग 84% यानी कि 84% के आसपास में है। तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें तो ये फंड आपको मैक्सिमम 13% के आसपास का लॉस बना के दे सकता है, और जब बात आएगी प्रॉफिट बनाने का तो उस केस में ये फंड आपको लगभग 84% का प्रॉफिट बना के दे सकता है। बात करें इस फंड का 3 साल का टाइम फ्रेम का कि मिनिमम रिटर्न कितना बन के आ सकता है, तो वो है 24% का प्रॉफिट है, और बात करें मैक्सिमम रिटर्न का तो वो 43.61% का है। तो 3 सालों में डेटा काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम रिटर्न बनने का जो चांस है वो 28.76% का है, और ये फंड आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है लगभग 41% का। तो 3 साल और 5 साल का जो डेटा है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट या फिर लॉस मिलने का चांसेस कितना कितना है इन तीनों ही टाइम फ्रेम में। तो पहले बात करते हैं नेगेटिव रिटर्न का, यानी कि लॉस मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें तो इस फंड में लॉस मिलने का जो चांस है फ्रेंड वो लगभग 5% के आसपास में है। 3 साल और 5 साल में देखें तो यहाँ पे लॉस मिलने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ऐसा पास्ट डेटा बता रहा है। बात करें 0 से 8% का प्रॉफिट मिलने का चांस तो 1 ईयर में लगभग 7% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। 3 साल और 5 साल में यहाँ पे 0% चांस है 0 से 8% का प्रॉफिट मिलने का। 8 से 12% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 4.77% का है। 3 ईयर एंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे 0% चांस है 8 to 12% का प्रॉफिट मिलने का। 12 से लेके 15% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस 1 ईयर में 3.66% का है। 3 ईयर एंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे 0% चांस है कि आपको 12 से 15% का प्रॉफिट मिल सके। 15 से लेके 20% का प्रॉफिट मिलने का जो चांस है 1 ईयर के टाइम फ्रेम में वो 8.69% का है। 3 ईयर एंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम में 0% का प्रोबेबिलिटी दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें मोर देन 20% का रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 71.12% का है। 3 ईयर एंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें तो 100% चांस है कि भाई आपको मोर देन 20% का रिटर्न मिल के आ सकता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से ज्यादा साल का है, इन दैट केस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस ये फंड आपको लॉस भी बना के दे सकता है, ऐसा पास्ट डेटा दिखा रहा है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का, और देखते हैं कि इसका टॉप 10 होल्डिंग्स कैसा है, कौन कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। लार्ज कैप कौन सा है, मिड कैप कौन सा है, और स्मॉल कैप कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में है। बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स का तो जो पहला स्टॉक है वो है परसिस्टेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी, जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है, और इसमें लगभग 10% का होल्डिंग है इस फंड का, जो कि साइजेबल होल्डिंग कह सकते हैं। इसके बाद अगेन देखें तो आईटी सेक्टर का एक कोफोर्ज है, उसमें लगभग 10% का ही होल्डिंग है। इटर्नल यानी कि जो जोमेटो है उसमें लगभग 8.5% का होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड का। डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखें तो लगभग 8% का होल्डिंग है। कल्याण ज्वेलर में देखें तो लगभग 8% का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। 197 कम्युनिकेशन यानी कि जो पेटीएम है, पेटीएम में इस फंड ने लगभग 8% के आसपास में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। भारतीय एयरटेल में देखें तो 5.25% का होल्डिंग है। पॉलीकैब इंडिया देखा जाए तो इसमें लगभग 5% का होल्डिंग है। आदित्य बिरला फैशन में लगभग 4.48% का होल्डिंग है, और केईआई इंडस्ट्री में लगभग 4.5% का होल्डिंग है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के जो टॉप 10 होल्डिंग्स है यहाँ पे मिक्स है, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स भी दिखने को मिल रहा है, मिड कैप स्टॉक्स भी है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स मुझे यहाँ पे कोई भी दिखने को नहीं मिला। तो लार्जली देखे तो मिड कैप एंड आपका लार्ज कैप स्टॉक्स ही दिखने को मिलता है, यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं है टॉप 10 होल्डिंग्स में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। एंड फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, यानी कि इसमें शायद 25 से 30 स्टॉक्स है, तो पोर्टफोलियो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जब मार्केट गिरता है तो उस केस में आपको लॉस ज्यादा बन के आता है, और जब मार्केट पॉजिटिव रहता है यानी कि मार्केट में बुल रन रहता है तो उस केस में ये फंड आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी हाई है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं।
तो बात करते हैं इस फंड का डिफरेंट रिस्क कंपोनेंट का। फ्रेंड्स, बात करें मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि 17.89 का है और ये हाईयर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी ज्यादा वोलाटाइल रहता है। शार्प रेशियो देखें तो ठीक ठाक है 1.06 का, जो कि बेंचमार्क के आसपास में ही है, बहुत ज्यादा का गैप नहीं है। एंड कैटेगरी का भी शार्प रेशियो उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड रिस्क ज्यादा ले रहा है, लेकिन उसके हिसाब से देखें तो रिटर्न ज्यादा बेहतर आपको बना के नहीं दे रहा है। बीटा देखें तो 0.93 का है और कैटेगरी का बीटा 0.95 का है। तो कैटेगरी से इसका बीटा थोड़ा सा कम है, यानी कि बीटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये फंड थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। अल्फा की बात करें तो ये अच्छा दिखने को मिल रहा है, लगभग 4% का, जो कि कैटेगरी से काफी बेहतर है। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एनुअल बेसिस पे लगभग 4% से बीट किया हुआ है। तो 3 साल का डेटा तो हमने देखा काफी अच्छा था रिटर्न का, 5 साल, 7 साल, इवन 10 साल का डेटा काफी बेहतरीन था। लेकिन जो लास्ट के 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम है, यानी कि 6 महीने से लेके 1 साल का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड का रिटर्न बेहद ही खराब रहा है। तो फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड का जो रिस्क रेशियो है ये काफी ओके सा दिखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा रिस्क लेता है ये फंड, लेकिन उस हिसाब से आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पा रहा है। एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में तो ऐसा ही दिखने को मिला है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड में इन्वेस्ट ना करें। वहीं अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको उतना जल्दी भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड को। आप 1-2 साल और दे सकते हैं एंड देन आप डिसाइड करें कि भाई ये फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है उस टाइम पे जाके। सो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड के बारे में। और ये फंड देखा जाए तो काफी हाई रिस्की फंड है। इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है ये काफी हाई रहता है, यानी कि इस फंड में देखें तो कहीं ना कहीं 25 से 30 स्टॉक्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में मोतीलाल ओसवाल मेडिकल फंड आपको ज्यादा लॉस बना के देता है। वहीं जब मार्केट तेजी में रहता है, यानी कि बुल रन में रहता है, तो उस केस में इस फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार रहता है। तो दोनों ही केस में इस फंड का जो रिएक्शन है वो एक्सट्रीम रहता है फ्रेंड। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी एग्रेसिव नेचर का नहीं है, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट ना ही करें। वहीं अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आपको कुछ टाइम और देना चाहिए इस पर्टिकुलर फंड को, क्योंकि साल 2026 में अभी हमने देखा कि इसमें काफी पॉजिटिव इंडिकेशन आया है। अभी तक तो इस फंड ने साल 2026 में आपको लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो आप इस फंड के साथ फिलहाल तो बने रह सकते हैं, लेकिन आने वाले 1.5 से 2 सालों में अगर इस फंड का रवैया ऐसा ही रहा, यानी कि परफॉर्मेंस इसी तरीके से खराब रहा, तो आपको इस फंड से जरूर एग्जिट करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, 1.5 से 2 साल के बाद। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।